हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पर हम कुछ ऐसे मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं या फिर हम इसको इग्नोरेंस कह लें, जो पूरी की पूरी हमारी यूपीएससी जर्नी को अफेक्ट करती है। ओके, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको पूरा क्लियर कट एक पूरा पिक्चर मिलेगा कि हमारी तैयारी शुरू से लेके जब तक हमारा सिलेक्शन ना हो जाए तब तक किस तरीके से होनी चाहिए। और ये पूरे के पूरे टॉपिक्स को अगर हम कवर करते हैं, यानी कि 7 मिस्टेक्स को अगर हम सही कर लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल हमें तैयारी करनी है, यानी कि 2 अटेम्प्ट देने होंगे, क्योंकि एक अटेम्प्ट में तो सबका नहीं होता। बट मोस्टली जो जिन्होंने अच्छी तैयारी की है फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनका सेकंड अटेम्प्ट में तो हो जाता है जनरली। और बाकी प्रिपरेशन अगर सही नहीं है तो फिर तो जितने भी अटेम्प्ट दिए जाए वो कम है। तो आई होप कि आप ये पूरा देखेंगे, पूरे वीडियो देखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके, जो हम पूरे प्रिपरेशन जर्नी के अकॉर्डिंग ये जो हम मिस्टेक करते हैं। सबसे पहले हम जो पहला मिस्टेक यहां पर देखेंगे, ये है गाइडेंस का मिस्टेक। ये क्या है? गाइडेंस। अगर आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, या फिर आप किसी को ऐसा नहीं जानते हैं जो यूपीएससी से रिलेटेड हो, किसने कभी तैयारी की हो या कोई भी तरीके से, तो आपको गाइडेंस में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कई बार कोई चीज पूछनी हो, आज तो चीजें काफी आसान हो गई हैं, इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ऐसी सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती। जैसे हम बात करते हैं, हमें अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है, आपने कहीं पर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन नहीं की है, तो अगर आप जो आंसर लिखेंगे उसको चेक कौन करेगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये गाइडेंस वाली जो चीज है, ये हमेशा कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आपको ये श्योर करना है कि आपको कहीं ना कहीं तरीके से ये गाइडेंस मिलती रहे। या तो आप में से बहुत लोग हो सकता है कोचिंग जिन्होंने ज्वाइन की हो, वहां मिल जाएगा, या फिर आप किसी को ऐसा जानते हैं जो आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड कर दे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इवन आप देखिए 2015 से पहले, जब इंटरनेट का पेनिट्रेशन उतना नहीं था, 2015 से उतना नहीं, पहले नहीं था, कहाँ उस समय शायद, या फिर 3G चलता होगा, या फिर 2012-13 से पहले 2G चलता होगा। ओके, तो 2G में सर क्या स्पीड होती थी हम सभी को पता है। आप एक वेबसाइट खोलने जाएं तो 15 मिनट तक बफरिंग ही करता था। तो उस समय इंटरनेट का पेनिट्रेशन उतना नहीं था, लेकिन अब तो सभी के हाथों में स्मार्टफोन है, तो इंटरनेट के थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक पर अगर आप फंस जाते हैं जहां पर ये इंटरनेट आपकी समस्याओं को दूर नहीं करता है, तो वहां पर एक मेंटर की जरूरत होगी आपको इस प्रिपरेशन के लिए, जिससे आप पूछ सकें। ठीक है, तो ये एक आपको मेक श्योर करना है। या तो आप हमारे पास पूछ सकते हैं, हमारे से आप मैसेज कर दें, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कॉल भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आपके कोई रिलेशन में हो क्या, इसको आप पर्सनली या फिर जानते हो, तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है, गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। अब ये क्या चीज? स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि आप यूपीएससी में सेलेक्ट क्यों होना चाहते हैं। वाई, रीजन क्या है? आपने सुना होगा इंटरव्यू में भी एक ये आम सा क्वेश्चन होता है कि आप यूपीएससी में क्यों आना चाहते हैं। ये कन्विक्शन जो होता है, या ये फिर जो रीजन है यूपीएससी में जाने का, ये काफी स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? क्योंकि यही रीजन आपको मोटिवेशन देगा। यही रीजन क्या देगा आपको? मोटिवेशन। और ये जो रीजन है ना, ये आपका इंटरनल कन्विक्शन कन्विक्शन होना चाहिए। बहुत लोग वीडियोस देखते हैं मोटिवेशन के लिए, एक दो तीन वीडियोस देखे, आप 1 घंटे तक वो वीडियोस देख लेते हैं और एक दिन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना, जो आप बाहर से लेते हैं, ये कभी किसी के लिए काम नहीं करता। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, और अंदर से मोटिवेशन तब आएगा जब आपको पता होगा कि आप यूपीएससी में सेलेक्ट क्यों होना चाहते हैं। सबके अलग अलग रीजन है, लेकिन सभी रीजन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों का रीजन होता है कि काफी लग्जरी लाइफ है। ठीक है, गाड़ी बंगला सब, नौकर वोकर मिल जाते हैं, लग्जरी लाइफ है, बहुत पावर होता है,
पैसा भी बहुत होता है, बहुत लोगों का ये भी है कि अगर हम सिलेक्ट हो जाए तो हमें पैसा बहुत मिलेगा, सैलरी नहीं बट अंडर द टेबल पैसा बहुत मिलेगा, इसके लिए भी लोग बनते हैं। उनके लिए भी एक रीजन होता है। कुछ लोगों का होता है कि हम सोसाइटी को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो सोसाइटी को दिखाने के लिए बनते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं मेरा किसी ने बहुत ये बुरा कर दिया था, हम उससे रिवेंज लेंगे। ओके, कहीं भी जाएंगे तो लाठी चार्ज करवा देंगे, किसी को भी मार देंगे, कुछ भी करने लगेंगे। ये सब भी रीजंस है, लोगों के हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है। ओके, अब कुछ लोगों के रीजन होते हैं कि हम सोशल चेंजेस लेके आएंगे। ठीक, कुछ लोगों के रीजन होते हैं कि हमारे घर वाले कहते हैं कि भाई अब तुम्हें तो आईएएस ही बनना है और तुम कुछ बन नहीं सकते, और तुमको कुछ बनने नहीं देंगे, यही तुमको करना। फैमिली प्रेशर, बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब इसमें ये जितने रीजंस हैं ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की श्रेणी में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी लाइफ मिलेगी। अब जो लग्जरी लाइफ चाहिए तो यार तुम बिजनेस शुरू कर लो, बिजनेस करो, बहुत पैसा कमाओ, फिर भी लग्जरी लाइफ हो जाएगी। दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन फॉर यूपीएससी। पैसा चाहिए, अगेन बिजनेस करो ना, पैसा मिलेगा। सोसाइटी को दिखाएं, क्या सोसाइटी को दिखाओगे? सोसाइटी को कोई मतलब नहीं होता है किससे, आप अमीर है गरीब है, क्या है क्या नहीं है, सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक आपके दिमाग का भ्रम है, डाउट है, एक मिसकंसेप्शन है कि आपको लगता है कि आप सोसाइटी को दिखाएंगे। समझ गए? इससे कुछ नहीं होता। रिवेंज कभी नहीं बन सकते। जहां आपके अंदर किसी से बदला लेने की भावना आ गई, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल आप बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक निगेटिविटी आपके अंदर में है। एक निगेटिव एनर्जी जो होती है वो आपकी एनर्जी को खराब करती है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं ना, कुछ सॉन्ग्स होते हैं काफी एक्साइटमेंट वाले होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो लव सॉन्ग्स होते हैं, कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो सैड वाले होते हैं ना, सैड सॉन्ग्स होते हैं। सैड सॉन्ग्स जो ज्यादा सुनते हैं ना, उनकी जीवन में देखिएगा एक निगेटिविटी रहती है, निगेटिव एनर्जी हमेशा फ्लो करती रहती है, और उनके जो विचार होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही गाइड किए जाते हैं या बनते हैं। ओके, तो इस वजह से ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको सैड सॉन्ग नहीं सुना। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई हो जिसकी वजह से थोड़ा सा मन ना लग रहा हो, या फिर ऐसी चीजें हो रही हैं तो वो सैड सॉन्ग्स उनके लाइफ के साथ कनेक्ट करता है। बट कितने दिनों तक, 2 4 5 10 दिन, एक 6 महीना 5 महीना हो गया ना, दैट फाइट। अब आपको मूव करना होगा और अपनी फिर लाइफ की जर्नी आगे स्टार्ट करनी होगी। तो ये जो निगेटिव एनर्जी है इसको आपको खत्म करना होगा अपने लाइफ से, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ने देता। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं होते। फैमिली प्रेशर, अगेन इट इज नॉट द स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, क्योंकि जिस दिन यूपीएससी में नहीं हुआ ना और सारा का सारा अगर अटेम्प्ट भी खत्म हो गया, ये वही लोग होते हैं जो सुसाइड करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो फैमिली प्रेशर में ये काम करते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, फैमिली को भी समझने की जरूरत है कि प्रेशर से काम नहीं किया जाता। सोशल चेंजेस, ये एक आपके लिए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन की तरह काम कर सकता है कि आपके लाइफ में बुद्धा की तरह, बुद्धा ने जैसे किसी पीड़ित व्यक्ति को देखा, किसी डिजीज व्यक्ति को देखा, उसी तरीके से डेड बॉडी को देखा। तो हो सकता है कि किसी के लाइफ में ऐसा कोई हुआ हो, कोई समय या फिर कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो कि उसने कभी कुछ ऐसा देखा हो कि उसे लगता है कि उसे चेंज करना चाहिए। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है उसके अंदर में। तो ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है? ये इंटरनल है, उसके अंदर ये फीलिंग बनी है, और यही मोटिवेशन का काम करेगी। अब जितना भी वीडियो देख ले मोटिवेशन का, कोई आपके लिए काम नहीं है, नहीं करेगा। ओनली दिस इज द वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर आपको जिस दिन लगता है कि आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत है, आपके इंटरनल में मोटिवेशन नहीं है, उस दिन यूपीएससी आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस दिन इंटरनल मोटिवेशन खत्म, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, उस दिन समझिए कि अब आपके पास कोई मोटो या पर्पस नहीं है यूपीएससी में सेलेक्ट होना। और इसकी वजह से क्या होगा, तैयारी भी कीजिएगा ना, कुछ दिन पढ़िएगा, उसके बाद कुछ दिन आपका गैप हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा। दिस इज द कॉल्ड लैक ऑफ मोटिवेशन।
एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अब कुछ भी हो सकता है इस सोशल चेंजेस में या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन हो, यानी कि ये जो रीजन है ना, ये पॉजिटिव रीजन होना चाहिए, नथिंग एल्स, नेगेटिव बिल्कुल नहीं। ये सब जो चीजें हमने यहाँ पे देखी ना, इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता लाइफ में। पैसा कमा लीजिएगा ना, एक टाइम पे सिचुएशन हो जाएगी, फिर आपका मन नहीं लगेगा। ओके, चलिए, तो ये आपका होना चाहिए। अब इसमें भी क्या होता है ना कि अब लगातार आप पढ़ नहीं सकते, यानी कि अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। ठीक है, यानी कि मोटिवेट होके एकदम एक सप्ताह बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है कि आगे का एक सप्ताह सोने में व्यर्थ हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अपने शेड्यूल को इस तरीके से बनाते हैं कि एक एक दिन में हम इतनी फास्ट पढ़ रहे हैं किसी चीज को, जैसे कि हम, मैंने काफी लोगों को देखा है वो एनसीईआरटी जैसे कंप्लीट करते हैं ना, पूरी की पूरी 6 से 12 तक एनसीईआरटी, वो ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि 1 मंथ में पूरी की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट, 1 मंथ में पूरी की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट। इसका साइड इफेक्ट जानते हैं क्या होता है कि आप एक मंथ में इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतना ज्यादा पढ़ते हैं कि आप उस सेचुरेशन लेवल तक पहुंच जाते हैं। और जब उस सेचुरेशन लेवल तक पहुंचेंगे ना, कोई भी चीज जब अपने सेचुरेशन लेवल तक पहुंचती है, वहां से उसका डिक्लाइन तय है। ओके, तो एक दिन में 14 घंटे 15 घंटे खत्म करना है मुझे एनसीईआरटी एक महीने में, एंड आफ्टर दैट एनसीईआरटी खत्म हो या ना हो, लेकिन उस सेचुरेशन तक पहुंचने के बाद आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। ये सही तरीका नहीं होता है। जब आप प्लान बनाएं तो वो उस तरीके से बनाएं कि आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रहे, आप सेचुरेशन के लेवल तक ना पहुंचे इतनी जल्दी। सेचुरेशन के लेवल तक आपको उस समय पहुंचना है जब एग्जाम नजदीक आ रहा हो। अगर आप 3 महीने पहले ही, 2 महीने पहले ही सिचुएशन के लेवल तक पहुंच जाएंगे ना, तो डिक्लाइन होने लगेगा, फिर मन नहीं लगेगा, चाहे वो इंटरनल मोटिवेशन ही क्यों ना हो, वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाएगी। एक चीज याद रखिएगा ये, ठीक है। तो आपके जो प्लान होने चाहिए, यानी कि स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो उस तरीके से होनी चाहिए कि आप ये कंसिस्टेंसी लगातार अपनी पूरी जर्नी के अकॉर्डिंग एक सेम लेवल पर मेंटेन करें। हाँ, ये जरूर है कि लास्ट का एक महीना आप ज्यादा कर सकते हैं उसको, लेकिन उससे पहले वो कंसिस्टेंसी एक सेम स्पीड से चलनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। फोर्थ में आता है प्लान या स्ट्रेटेजी। बहुत लोगों के पास कोई प्लान या स्ट्रेटेजी नहीं होती है। जनरली लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो वो सबसे पहला कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? पॉलिटी, सबसे पहला। क्यों? पॉलिटी जनरली आसान है मैक्सिमम लोगों के लिए, तो इसलिए पॉलिटी को प्रीफर करते हैं। जबकि आपको पहले पढ़ना कौन था? सबसे पहले आपको वो पढ़ना था जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा समय लेगा, वो आपको पहले करना था। लेकिन आप वो करते हैं कब? सबसे लास्ट में। और एग्जाम जब कुछ दिन पास आ जाए, जब वो आपके लिए कठिन है और एग्जाम पास आ गया, तो फिर वो आपको जल्दी समझ ही नहीं आएगा। तो प्लान और स्ट्रेटेजी क्या है ना, कि इस तरीके से बनी होनी चाहिए। इट्स लाइक यू आर डूइंग अ बिजनेस। इस तरीके से हम बिजनेस में एक प्लान बनाते हैं कि हमारा गोल 1 महीने का क्या है, 6 महीने का गोल क्या है, और पूरे 1 साल या 12 महीने का हमारा गोल क्या है, और कौन कौन सी स्टेज पे हमें कौन कौन सी चीजें करनी है। यहाँ पर प्लान बनाते समय एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए। आप ये समझ के ये प्लान बनाइए कि आप बिजनेसमैन हैं, आपको सेल्स करनी है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो आप कैसे बेचेंगे, यहाँ पर ये ध्यान आपको रखना है और उसके अकॉर्डिंग प्लान आपको बनाना है। ठीक है, प्लान बनाते समय एक और चीज याद रखिए, एक टाइम मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटजी होता है जिसको हम कहते हैं फ्रॉग स्ट्रेटजी। फ्रॉग या फ्रॉग ईटिंग स्ट्रेटजी भी कहा जाता है इसको, मतलब खाना, फ्रॉग को खाना, मेढक को खाना। इसका मतलब क्या हुआ? अब मान लीजिए कि आपको एक मेढक दे दिया जाए, फ्रॉग दे दिया जाए कि ये तुम्हें खाना है। हाँ, खाना मतलब पेट के अंदर खाना है। ओके, तो पूरे एक दिन में खाना है। सुबह मॉर्निंग में आपको दे दिया गया, उठते ही,
और आज आपको 24 घंटे के अंदर में से को खा लेना है। अब इस फ्रॉग को कब खाना चाहिए? फ्रॉग सभी नहीं खाते हैं ना। अब जो लोग खाते हैं उनके लिए नॉर्मल है, वो अलग चीज है, लेकिन जनरली नहीं खाते हैं। जो इवन जो नॉनवेज खाते हैं वो भी नहीं खाएंगे फ्रॉग यूजुअली। तो अगर वैसे लोगों को दे दिया जाए और अगर कंपल्शन हो खाना, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तब क्या करेंगे आप? कब खाएंगे? टाइम क्या होगा खाने का पूरे 24 घंटे में? कुछ लोग कहेंगे कि रात में खाएंगे क्योंकि खा के सो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। मैक्सिमम लोग विल चूज दिस। लेकिन इसका मतलब समझते हैं क्या होता है? जब इसको आप रात में खाएंगे ना, तो पूरे दिन का जो समय रहेगा आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मुझे फ्रॉग खाना है, और आपका मूड खराब। आपका पूरा का पूरा जो टाइम होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा दिन का, बस यही सोच सोच के कि आपको फ्रॉग खाना है, कैसा लगेगा, क्या होगा, ये सारी चीजों के साथ। ओके, ये फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक्चुअली इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, और इट इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, ठीक। तो इसलिए इस स्ट्रेटजी में एडवाइस ये किया जाता है कि फ्रॉग को आप क्या कीजिए ना, आप नाश्ते में खा लीजिए। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट अपने नाश्ते में फ्रॉग को खा लीजिए। डिफिकल्ट टास्क है, पहले ही निपट गया, उसके बाद आपका पूरा दिन आराम से चलेगा। फिर कोई अब तो खाने का टेंशन नहीं होगा ना, अब तो आपने खा लिया, काम खत्म। और क्या है फ्रॉग, क्या है मतलब, वैसी चीज तो लोग नॉनवेज वाले खाते ही हैं, और कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, पकाया और खा लिया बस। लेकिन अब वो टेंशन दिमाग में नहीं रहेगा कि अब कैसा लगेगा या कैसा नहीं लगेगा, क्योंकि अब वो निपट चुका है। ओके, तो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि जो डिफिकल्ट टास्क है ना, ये डिफिकल्ट टास्क ही है, या डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको शुरू में करना चाहिए, बाद के लिए नहीं रखना चाहिए। बाद में आपके लिए वो हेडेक क्रिएट करता है। ओके, सो दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड फ्रॉग ईटिंग स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट। कई सारी स्ट्रेटजी होगी, उसमें से एक ये है, ठीक है। तो प्लान बनाते समय डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है, एंड देन अकॉर्डिंगली उससे कम डिफिकल्ट वाला, देन कम डिफिकल्ट वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको करना, ठीक है। तो ये 4 स्ट्रेटजी हो गई। और जिसको हम कैजुअल अप्रोच भी कहते हैं, इसको कैजुअल अप्रोच भी कहा जाता है कि बहुत लोगों का ऐसा अप्रोच होता है कि वो बिना प्लान का पढ़ते हैं, और हर प्लान, या तो हर प्लान उनका हर दिन चेंज होता है। आज प्लान बनाया, कल से पढ़ेंगे, और जब कल आया तो सुबह उठ रहे हैं 10 बजे 11 बजे सो के, जबकि उनको उठ जाना था 6 बजे। अब कल से प्लान वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, अब वो प्लान एक दिन आगे जाएगा कि कल से करेंगे, फिर उस दिन 10 बजे उठेंगे। ओके, तो ये जो कैजुअल अप्रोच होता है ना, इसको थोड़ा सा आपको सुधारने की जरूरत है। फिफ्थ की बात करें, नोट्स। और कैसा नोट्स? सेल्फ नोट्स। सर एनसीईआरटी के नोट्स दे दीजिए। मैंने ये कई बार कहा है, किसी भी नोट्स की बात कर रहा हूं मैं। जो दूसरा नोट्स बनाता है ना, वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है। अब बहुत सारे लोग, आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करते होंगे, टॉपर्स के नोट्स करते होंगे ना, टेलीग्राम पर टॉपर के नोट्स। जिस टॉपर ने नोट्स बनाया है वो अपने लिए बनाया, और जब हम अपने लिए नोट्स बनाते हैं तो हमें जो चीजें आती हैं हम वो नहीं लिखते हैं उसमें, और जो चीजें नहीं आती है हम वो लिखते हैं उसमें। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस टॉपर को जो चीज आती होगी वो आपको भी आती है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब उसका नोट्स आप पढ़िएगा तो वो चीज आप जान ही नहीं पाइएगा जो उसने उसमें नहीं लिखी है। ये किसी भी काम का आपके लिए नहीं है। आप किसी टॉपर का नोट्स ले लीजिए, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप एग्जाम में सक्सेस हो जाए इनके नोट्स पढ़ के तो आप बताइएगा, नहीं सक्सेस हो सकते। लेकिन आप ये काम क्यों करते हैं? बिकॉज दिस इज द शॉर्टकट मेथड। और कहा जाता है ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो जब 3-4 आप अटेम्प्ट गवा चुके होते हैं तब ये आपको अकल आ जाती है, लेकिन शुरू में आप ये काम नहीं करते, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। सर ने भी नोट्स बनाया है तो सर वैसे भी आपको नोट्स बना के देंगे, वैसे हम लोग पूरा चीज कवर करते हैं, लेकिन अगेन हम
अपना नोट्स बनाने का फायदा ये होता है ना कि आप नोट्स बनाने के लिए कम से कम 3 टाइम्स तो एक बुक को आप पढ़िएगा, तभी आप नोट्स बनाइएगा। अगर आपको नोट्स मार्केट से मिल गया, आप एक बार भी उस बुक को नहीं पढ़िएगा। तो जब हम एक बुक को 3 बार पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाती हैं, और बुक में एक कहानी की तरह, स्टोरी की तरह लिखा होता है चीजें, तो वो थोड़ा सा ज्यादा हमें समझ में आती है। नोट्स में एक वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है जो दिया गया है, तो वो आपको रटना पड़ता है, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपको अब रटना पड़ेगा। दैट्स वाई कि सेल्फ नोट्स नोट्स बनाना जरूरी है। बट कोई मानता नहीं है, क्योंकि सभी को अटेम्प्ट गंवाना है और फाइनली उसी लिस्ट में शामिल होना है जो 5-10 पंचवर्षीय योजना वाले एस्पायरेंट होते हैं, उसी लिस्ट में सबको शामिल होना होता है, तो वो करते हैं, वो नहीं करते हैं ये काम। ठीक है, ये एक चीज। छठी चीज की अगर हम बात करें तो रिवीजन। मैक्सिमम 10% लोग रिवीजन करते हैं, मैक्सिमम 10%। अगर आप एक सब्जेक्ट 4 महीने पहले पढ़े थे, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा ना, तो उस सब्जेक्ट का एस भी आपको याद नहीं रहेगा, और ये एग्जाम हॉल में ये आपको फील हो जाएगा कि उस सब्जेक्ट का एस भी मुझे याद नहीं है। इसलिए हर महीने एक सब्जेक्ट का रिवीजन जरूरी है, हर महीने उस सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। अब क्योंकि आप रिवीजन बार बार हर महीने कर रहे हैं, तो हर महीने में उतना टाइम नहीं लेगा। हो सकता है एक बार कंप्लीट करने में उसको 1 महीने लगे होंगे, लेकिन जब आप दूसरे महीने में उसको रिवाइज कीजिएगा तो 1 महीने लगेगा नहीं, लगेगा कम लगेगा। मान लीजिए कि 10 दिन आपको रिवाइज करने में लगता हो, अब 10 दिन, सॉरी 10 डेज, तो अब पूरे 10 दिन वही सब्जेक्ट थोड़ी ना पढ़िएगा, 1-2 घंटा पढ़िएगा, 10 दिन में रिवाइज हो जाएगा। अब अगले महीने में जब उसको रिवाइज कीजिएगा तो 10 दिन थोड़ी ना लगेगा, 5 दिन लगेगा। उसके अगले महीने में कीजिएगा तो 5 दिन थोड़ी ना लगेगा, 3 दिन लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने में मात्र 1 से 2 घंटे ही लगेंगे। दिस इज द मैक्सिमम थिंग। 3-4 महीने के बाद ये समय आ जाएगा, क्योंकि आपको याद हो जाएगी चीजें। अब आपके लिए टेंशन की बात नहीं है। दैट्स वाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट। किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक पोर्शन हो, मैपिंग हो, कोई भी चीज हो, रिवीजन इज द मस्ट। समझे, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप लोग एस्पायरेंट है, आप लोग को सिलेक्शन लेना है। इवन हम लोग पढ़ाते हैं तो एक एक बुक हम लोग 30 से 40 बार पढ़ते हैं, उससे एक एक चीज हम लोग निकालने के लिए कि उस बुक में वो क्या क्या कंसेप्ट होती हैं, उन छोटे छोटे कंसेप्ट को निकालने के लिए। क्योंकि हमें फ्रेमवर्क बनाना होता है, हमें पढ़ाने के लिए वो स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। यानी जिसको हम कहते हैं डिकोडिंग, डिकोड करना है पूरे मैटर को। तो हम लोग अपना काम करते हैं, उसके लिए पढ़ते हैं। आप एस्पायरेंट है, आपको तो बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं है। आपको लगता है कि एक बार 2 बार आपने बुक पढ़ लिया तो वो हो गया। एक एक बुक आपको कम से कम 10 से 12 बार पढ़नी चाहिए, तब जाके आप एक्सपर्ट बनिएगा। कम से कम उस सब्जेक्ट का, उस बुक का, जो बुक आप पढ़ रहे हैं। तो भले सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बने या ना बने, लेकिन जो बुक पढ़ रहे हैं उसका एक्सपर्ट तो आपको बनना होगा। ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सेवेंथ इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, देखिए एग्जाम हॉल में जब आप बैठिएगा तो सबसे पहली चीज जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी वो होती है टाइम। टाइम वो इस तरीके से भागेगा कि 1.5 घंटे बीतने के बाद जो लास्ट का आधा घंटा होगा ना, आप बस तुक्का मारिएगा उसमें। एंड दिस इज द फैक्ट। जब शुरू का 1 घंटा बीत जाएगा, 1.5 घंटा, और आपको लगेगा कि मैंने तो सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाए हुए हैं 100 में, और बाकी का 50 क्वेश्चन तो भी बचा हुआ है, तो आधे बाकी का आधा घंटा सिर्फ तुक्के में जाएगा। ये क्यों लगा मात्र 50 क्वेश्चन 1.5 घंटे में बनाने के लिए? क्योंकि ये वाला काम आपने नहीं किया था। आपको लगा कि आपको सब कुछ आता था, हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, इसलिए एग्जाम में हम डायरेक्ट बनाएंगे। होता ही नहीं है ना। एग्जाम का प्रेशर जब आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रेशर अलग होता है। टाइम जो चलता है वो आपका सारा गेम ओवर कर देगा। जो चीज आती है वो आप गलत करके आएंगे,
और ये लगातार आप करते आ रहे हैं, चाहे स्कूल टाइम में हो चाहे कॉलेज टाइम में, चाहे आपने यूपीएससी के अलावे और भी एग्जाम दिए हो, लगातार ये आप काम करते आ रहे हैं लेकिन आप सीख नहीं रहे। मैं कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो आप नहीं जानते, ये वही चीजें हैं जो लगातार आप करते आ रहे हैं लेकिन आप उसको सेल्फ इवेल्युएट नहीं करते हैं। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि हमें टेस्ट सीरीज रट्टा मारना है। टेस्ट सीरीज के एक दो फायदे ही है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। एक फायदा है टाइम को मैनेज करना, कि 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में 120 मिनट में आप अटेम्प्ट कर पाए, तुक्का मारने वाली आपकी सिचुएशन ना आए, एक पहली चीज होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटेजी टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये भी आपको पता चलेगा टेस्ट सीरीज से कि किस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी हम जब कंटेंट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मिस हो जाती हैं, वो टेस्ट सीरीज के थ्रू कंप्लीट हो जाती है। तो टेस्ट सीरीज में चाहे आप मॉक टेस्ट सीरीज लगाइए या फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाइए, ठीक है, तो पिछले कम से कम 5 साल का पेपर तो लगा के जाइए। अगर इवन मैं कहूं कि आप पिछले 20 साल का अगर आप पेपर बना लें तो समझिए कि प्रीलिम्स का बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ये स्टैटिक है, 100% स्टैटिक। आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक, हिस्ट्री स्टैटिक, ज्योग्राफी स्टैटिक। अब 50-60 साल से एग्जाम हो रहे हैं, अब बचा ही नहीं है मुद्दा पूछने के लिए नया, किसी के पास नया कोई मुद्दा नहीं है पूछने के लिए इन सब्जेक्ट से। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जो पहले पूछे गए हैं उन्हीं को घुमा फिरा के नया बना के पूछा जाता है, और कुछ नहीं है। खुद सोचिए, जो 60 साल से अगर एग्जाम ले रहा है एक ही सब्जेक्ट का, तो कंटेंट खत्म हो गया ना उसके पास, क्वेश्चन थोड़ी है। लेकिन ये आप नहीं करते हैं, 20 साल का पेपर आप नहीं बनाते, तो इसलिए लगता है कि यूपीएससी ने आपको सरप्राइज कर दी। यूपीएससी ने आपको सरप्राइज नहीं किया, अपने खुद को, अपने आप को आपने सरप्राइज किया है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, टेस्ट सीरीज भी आपको बनाना है, नहीं बना के जाइएगा तो हो सकता है किसी का प्रीलिम्स निकल जाए, लेकिन मेजोरिटी लोगों का नहीं निकले, ठीक है। तो माइनॉरिटी में मत आइएगा, मेजोरिटी में, कहीं कहीं मेजोरिटी में आना जरूरी होता है। ओके, ये काफी फायदेमंद वाली चीज। तो ये 7 चीज जो आपके पूरे के पूरे यूपीएससी जर्नी में ये काम आएंगी। इसके अलावा भी और भी कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट को भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। थैंक यू।